स्टूडेंट्स, अमिताभ सर हियर। आज इस वीडियो में मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर दैट इज नेशनल इनकम बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंसेप्चुअल ये चैप्टर है। अच्छे से आप समझेंगे। मेरा जो पहला 2 वीडियोस आएगा इस चैप्टर का वो बेसिक कंसेप्ट्स पे आएगा। आप अगर बेसिक कंसेप्ट्स इस चैप्टर का मजबूत कर लेते हो, स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो मुझे पूरा उम्मीद है ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगने लगेगा और अच्छा मार्क्स भी आपको आ सकता है। इस चैप्टर से कुल मिलाकर के 10 मार्क्स का सवाल एट लिस्ट पूछा जाता है बोर्ड्स में। तो बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से आप सीखेंगे। तो मैं स्ट्रेट चलता हूँ सीधे टॉपिक पे। अब देखिए, सबसे पहला चीज जो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये नेशनल इनकम होता क्या है। तो आप अगर किसी से पूछें तो नेशनल इनकम वो बताएगा यार क्या बात कर रहे हो, बहुत आसान है, गवर्नमेंट का इनकम। कोई कहेगा पूरे नेशन का इनकम, पूरे देश का इनकम। तो इस तरह से कई आपको जवाब मिल सकता है नेशनल इनकम का। लेकिन एक पक्का इकोनॉमिस्ट इसको कैसे डिफाइन करेगा, आप कैसे डिफाइन करेंगे इसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे डिफाइन करता है, आइए जानते हैं। देखिए, नेशनल इनकम का मतलब होता है अर्निंग्स। इनकम मतलब अर्निंग्स, ठीक है। किसकी अर्निंग्स? ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, ठीक है। रेसिडेंट्स का एक स्पेशल मीनिंग है, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर रेसिडेंट का मतलब क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री कैसे भाई, ये अर्निंग कैसे आता है? बाय पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके। भाई ये प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है? तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। कहां से ये अर्निंग आता है? विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अब ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी है इसका भी एक स्पेशल मीनिंग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ध्यान से आप सीखेंगे। इन दी फॉर्म ऑफ, किस रूप में आता है ये इनकम? तो इसका 4 अलग अलग रूप है। क्या क्या है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, नेशनल इनकम मतलब हो गया अर्निंग्स ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, ठीक है ना। कैसे? बाय पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर 1, नंबर 2 रेंट, नंबर 3 इंटरेस्ट एंड नंबर 4 प्रॉफिट। इस 4 फॉर्म में जो अर्निंग्स आता है उसको हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। और सारे रेसिडेंट्स का, ठीक है ना, जितने भी रेसिडेंट्स है इन अ कंट्री, उन सब के अर्निंग्स को अगर हम जोड़ दें तो हम उसको कहते हैं नेशनल इनकम। अब जरा सा ध्यान से देखना। देखो, ये मैंने इसका 4 फॉर्म्स बताया। एक बताया नंबर 1 कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। तो ये जरा देखिए आप, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ये किसका इनकम है? ये है लेबर का, ठीक है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब होता है सैलरीज एंड वेजेस। ये नया टर्म है आपके लिए, इसका मतलब आप समझ लो सैलरीज एंड वेजेस। ये कौन अर्न करता है? लेबर। नंबर 2 में आप आ जाओ रेंट, ठीक है। ये रेंट हमें कब मिलता है? जब आप लैंड एंड बिल्डिंग रेंट पे देते हो, किराए पे देते हो, तो ये रेंट का अर्निंग आता है। तीसरा इंटरेस्ट। भाई इंटरेस्ट आप कैसे कमाते हो? जब आप अपना कैपिटल एम्प्लॉय करते हो, यानी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हो बिजनेस में, तो वहां से आपको इंटरेस्ट मिलती है। और नंबर 4 है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट जो है ये किसका अर्निंग होता है? ओनर का। ओनर यानी एंटरप्रेनर, आप अच्छी तरह से जानते हो। तो अगर आप गौर से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से अगर हम देखें तो ये लेबर, ये लैंड, ये कैपिटल और ये ओनर, इन चारों को मैं फैक्टर इनपुट्स कहूंगा। क्या कहूंगा? फैक्टर इनपुट्स, जो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं नेशनल इनकम का मतलब होता है ये जो फैक्टर इनपुट्स है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके अर्निंग्स को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने डिराइव किया। क्या डिराइव किया? कि फैक्टर अर्निंग्स, ये जो फैक्टर इनपुट्स का अर्निंग है उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में बोलेंगे फैक्टर अर्निंग्स, ठीक है। तो ये जो फैक्टर अर्निंग्स है इज इक्विवेलेंट टू नेशनल इनकम। इज इट क्लियर? अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं हम लोग कि ये रेसिडेंट कौन होता है। क्या आप रेसिडेंट है? क्या मैं रेसिडेंट हूं? क्या और कोई रेसिडेंट है? कौन कौन आता है इस रेसिडेंट में? क्या कहता है रेसिडेंट का डेफिनेशन? ये आइए मैं आपको बताता हूं। अब आइए जानकारी लेता हूं कि रेसिडेंट हम किसे कहते हैं। तो देखो, रेसिडेंट का दूसरा नाम है नॉर्मल रेसिडेंट, दोनों का मीनिंग सेम है। तो रेसिडेंट का मतलब होता है ए पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन, कोई व्यक्ति या संस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी किसी संस्थान को भी हम रेसिडेंट में लाते हैं।
तो कोई व्यक्ति या संस्थान हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन अ कंट्री एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री। ध्यान से समझना, कोई भी व्यक्ति जो ऑर्डिनरीली साधारणतः किसी कंट्री में ही रहता है, यानी विदेश विदेश नहीं जाता है, उसी कंट्री में वो हमेशा के लिए रहता है, 365 दिन रहता है सपोज करो, एंड जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि वो वहीं पे कमाता है, वहीं पे खर्च करता है और वहीं पे कुछ पैसों की बचत करता है। यानी इकोनॉमिक इंटरेस्ट में 3 चीज आ गया, पहला अर्निंग, दूसरा स्पेंडिंग और तीसरा सेविंग्स। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट मैं रिपीट कर रहा हूं, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड सेविंग्स। यानी ऐसे व्यक्ति को मैं रेसिडेंट कहूंगा जो उसी कंट्री में रहता है, किसी एक कंट्री में रहता है, वहीं कमाता है, वहीं पे उसको खर्च भी करता है और वहीं पे वो सेविंग्स भी करता है, यानी विदेश से उसको कोई मतलब नहीं। तो ऐसे लोगों को मैं रेसिडेंट कहूंगा एज पर मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। और जब तक आप रेसिडेंट नहीं होंगे तब तक आपका जो इनकम है वो नेशनल इनकम में हम गिनती नहीं करेंगे। ये आपने डेफिनेशन में ही पढ़ा है, नेशनल इनकम में अर्निंग्स ऑफ रेसिडेंट्स हम लेते हैं, तो रेसिडेंट होना उसमें जरूरी है, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया अबाउट रेसिडेंट। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं रेसिडेंट्स का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। देखिए सबसे पहले बोला, ए पर्सन कैन बी ए सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। एक व्यक्ति किसी भी कंट्री का नागरिक भी हो सकता है, सिटीजन, एंड निवासी भी हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सिटीजन कौन होता है? अगर आप इंडिया में जन्म लेते हो तो आप इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है ना। तो एट द सेम टाइम आप रेसिडेंट भी हो सकते हैं अगर आप इंडिया में ही कमाते हैं, इंडिया में ही उसको खर्च करते हैं और इंडिया में ही सेविंग्स करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए सिटीजन शुड बी अ रेसिडेंट। बट ये जरूरी नहीं है कि आप जो है एक सिटीजन है इंडिया के और आप इंडिया के रेसिडेंट भी हो, ये जरूरी नहीं है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। आपने जन्म लिया इंडिया में तो आप इंडिया के सिटीजन हो गए, लेकिन आपने आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, आप चले गए यूएसए, वहां पे आप जॉब कर रहे हो, यानी आप अर्न कहां कर रहे हो? यूएसए में। आप उस पैसे को खर्च भी कर रहे हो यूएसए में और आप सेविंग्स भी कर रहे हो वहीं पे आपने बैंक अकाउंट खोला है, वहीं पे अपना पैसा सेव कर रहे हो। इंडिया से आपको कोई मतलब नहीं, बस आपने जन्म ले रखा है इंडिया में। तो ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ठीक है। तो आप रेसिडेंट कहां के हो गए? अमेरिका के हो गए, यूएसए के हो गए, पर सिटीजन कहां के हुए आप? इंडिया का। तो सवाल है कि सर अब हमारे इनकम को किस नेशनल इनकम में लेंगे, यूएसए का या इंडिया का? तो आप रेसिडेंट कहां के हुए? यूएसए के हुए। तो आपका जो इनकम है वो यूएसए के नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। वेरी वाइटल पॉइंट। तीसरा, इंडियन सिटीजन्स वर्किंग इन द ऑफिसेज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज WHO, UNO एटसेट्रा आर रेसिडेंट्स, ठीक है ना। मान लो कोई भारतीय नागरिक है, तो मतलब इंडियन सिटीजन है, और वो कहां पे काम कर रहा है? जैसे आपने इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस का नाम सुना होगा, यूनेस्को, UNO, WHO, इनका जो ब्रांचेस है ना वो इंडिया में भी है। तो मान लीजिए आप जो है इंडियन सिटीजन है और आप इन सारे संस्थान में काम कर रहे हो। कहां पे काम कर रहे हो? इन द ऑफिसेज इन इंडिया। इनका जो ऑफिस है इंडिया में, वहां पे काम कर रहे हो। तो आप जो है इंडिया के ही रेसिडेंट कहलाओगे, यानी आपका जो इनकम है वो इंडिया के नेशनल इनकम में काउंट होगा। अंडरस्टैंड? दो यू आर वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और चौथा, foreign citizens working in the offices of international organizations located in India will not be treated as resident in India. Suppose USA का कोई आदमी है, वो इंडिया में जो WHO का ऑफिस है वहां पे काम कर रहा है। सपोज यूएसए का कोई आदमी है, वो WHO का ऑफिस जो इंडिया में है वहां पे काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया का रेसिडेंट हो गया। वो रेसिडेंट कहाँ का होगा? वो यूएसए का ही होगा, और उसका जो इनकम है वो यूएसए के नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करेंगे। तो ये मैंने आपको रेसिडेंट का डिटेल्स में बताया कि आखिर होता क्या है। अब मैं बताऊंगा आपको कि डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मीनिंग होता है, जो हमने उस डेफिनेशन में पढ़ा था। बहुत ध्यान से समझिए। अब आइए देखते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। देखिए इसका दूसरा नाम है इकोनॉमिक टेरिटरी, इसको याद रखिएगा। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है इट इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्संस, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। इसका मतलब है कि वो क्षेत्र, वो एरिया, वो रीजन जो कि किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अगर मैं इंडिया की बात करूं
तो वो एरिया, वो रीजियन, वो क्षेत्र जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जहां पे हम आप सारे लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं, पूरा फ्रीडम है, हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस और बेच सकते हैं, ऐसे टेरिटरी को, ऐसे एरिया को हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहेंगे। अंडरस्टैंड? ये होता है डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसका दूसरा नाम है इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी हमारे गवर्नमेंट का वहां पे फुल कंट्रोल हो, विदेशियों का वहां कोई कंट्रोल नहीं हो, सिर्फ हमारे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो और हम वहां फ्रीली मूव कर सकते हैं। ओके, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डील कर देता हूं। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या आता है। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ ए कंट्री, फ्रंटियर्स मतलब होता है बाउंड्री, इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस। सिर्फ देखो जमीनी क्षेत्र नहीं होता है, ऊपर एयर में भी हमारा क्षेत्र होता है जहां गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ऊपर नीचे पानी में भी हमारा कंट्रोल होता है, दूर दूर तक जहां पे हमारे गवर्नमेंट का कंट्रोल है वहां पे भी बॉर्डर लाइन होता है, उसके बाद से किसी और कंट्री का कंट्रोल होता है। तो वो जो बॉर्डर लाइन है इन वाटर एज वेल एज इन एयर, तो वो भी हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर में आते हैं, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। दूसरा, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। अब ये बताओ कि इंडिया से एयर इंडिया का फ्लाइट उड़ान भरता है और सीधे अमेरिका पहुंचता है, फिर अमेरिका से रिटर्न इंडिया आता है, तो ये जो है अब जब वो अमेरिका के बॉर्डर में जाता है तो वहां पे तो मेरा कंट्रोल नहीं है, फिर भी वहां से जो अर्निंग आता है वो हमारे ही डोमेस्टिक टेरिटरी का अर्निंग माना जाएगा, बिकॉज वो एयर इंडिया का फ्लाइट हमारा खुद का है और उस पे कंट्रोल गवर्नमेंट का है। अंडरस्टैंड? उस एयर इंडिया के फ्लाइट पे कंट्रोल गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट का कंट्रोल है, इसलिए हम फ्रीली दूसरे कंट्री में वहां तक जा सक रहे हैं और फिर वहां से फिर हम अपने कंट्री तक आ सक रहे हैं। तो जो भी फ्रेट हम वहां से कमा रहे हैं वो हमारे नेशनल इनकम में आ जाएगा। तीसरा, एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स लोकेटेड इन अदर कंट्रीज। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे देखो मान लो जर्मनी है, तो जर्मनी का जो एम्बेसीज है वो इंडिया में सिचुएटेड होता है, यूएसए का जो एम्बेसी है वो इंडिया में रहता है। अब इंडिया का भी एम्बेसी यूएसए में चला जाता है, कई और कंट्रीज में जाता है। तो मान लो जर्मनी का जो एम्बेसी है वो इंडिया में है और उसका एक स्पेसिफाइड क्षेत्र है, एरिया है, तो वो एरिया हमारे कंट्री में है, फिर भी उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, उस पर जर्मनी का कंट्रोल है, इसलिए वो क्षेत्र हमारे कंट्री में होते हुए भी वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं माना जाएगा। वेयरएज हमारा जो एम्बेसी है, मान लो इंडियन एम्बेसी जो यूएसए में है, वहां एक स्पेसिफिक एरिया में है, तो वहां पे है वो यूएसए में, पर फिर भी वहां कंट्रोल किसका है, हमारे गवर्नमेंट का कंट्रोल है उस एरिया में, तो वो एरिया हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा, वहां से जो भी अर्निंग आएगा वो हमारे नेशनल इनकम में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उसके बाद फिशिंग वेसल्स, कई बार हम लोग जो है फिशिंग वेसल्स, जो शिप्स होता है जिसकी बदौलत हम लोग फिशिंग, मछलियां पकड़ते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो समुद्र के अंदर से जो पाइपलाइंस जाता है, उसमें अगर हमारे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, भले वो पाइपलाइन मान लो किसी दूसरे कंट्री तक गया हो और उस पाइपलाइन पे अगर हमारा कंट्रोल है, हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो वहां से जो भी इनकम आएगा उसको हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी का इनकम मानेंगे और नेशनल इनकम में उसको इंक्लूड करेंगे। तो वेरी वाइटल पॉइंट्स आज मैंने आपको बताया और अगली वीडियो में मैं बेसिक कंसेप्ट्स को जारी रखूंगा।